नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। अंबिकापुर से आ रही बड़ी खबर। नेशनल हाईवे 130 पर सड़क हादसा हो गया। दरअसल मिनी ट्रक ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी और बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके से फरार ट्रक चालक बताया जा रहा है। घायलों को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है इलाज के लिए। दरअसल मेडिकल कॉलेज पहुंचे एसपी, कलेक्टर घायलों के बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए गए हैं। दरअसल ये हादसे का कारण क्या रहा अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि एक बाइक पर सवार लोग जा रहे थे और इस दौरान एक ट्रक चलाने के दौरान मिनी ट्रक से टक्कर हुई थी और ट्रक चलाने के दौरान क्या ट्रक चालक से कोई लापरवाही बरती गई थी उसके द्वारा, ये भी जांच का एक विषय रहेगा। हालांकि मौके पर अधिकारी पहुंच चुके हैं। एसपी मौके पर पहुंचे हैं जो कि मेडिकल कॉलेज में घायलों के इलाज के बारे में अपडेट भी ले रहे हैं और उनसे बातचीत करेंगे, पूछताछ करेंगे। और नेशनल हाईवे 130 पर यह सड़क हादसा हुआ था। मिनी ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। थाना अंतर्गत नेशनल हाईवे पे 3 पेडेस्ट्रियन थे जो सड़क पार कर रहे थे। इनको एक बड़े वाहन ने, जो टाटा 460 टाइप का है, उस वाहन ने उनको टक्कर मार दी, जिसकी वजह से तीनों लोग गंभीर घायल हो गए, जिनको तुरंत मौके पे पुलिस की और मेडिकल डिपार्टमेंट और सभी डिपार्टमेंट की इमरजेंसी टीम पहुंच के तुरंत उनको गोल्डन आवर में हॉस्पिटल पहुंचाया गया। 2 लोगों की तबीयत सामान्य है, तीसरे को रिवाइव किया जा रहा है। पूरी जो टीम है जिला प्रशासन की, चाहे वो हेल्थ टीम हो, पुलिस की टीम हो, रेवेन्यू की टीम हो, सभी तीनों जो घायल हैं उनके इलाज के लिए यहाँ पे खड़ी है पूरी टीम जो है, और जो डॉक्टर्स की टीम है वो उनका। और रायपुर से बड़ी खबर। एक दर्दनाक सड़क हादसे का मामला सामने आया जहां पर 13 साल के मासूम की इस हादसे में मौत हो गई। कार चालक ने एक नाबालिग को कार से रौंद डाला। दरअसल सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। टिकरापारा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। इस हादसे में एक मासूम बच्चे की जान चली गई और कार से टक्कर लगने पर इसकी मौत हो गई। तेज रफ्तार कार और इस कार चालक के लापरवाही कहें या फिर अचानक बच्चा सामने आ गया सड़क पर। और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये हादसे की, जहां पर कार तेज रफ्तार में आ रही थी और इस दौरान अचानक कार के सामने एक बच्चा आ गया और इसको टक्कर लगी और इसकी मौत हो गई बताया जा रहा है। दर्दनाक सड़क हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई है। 13 साल का मासूम जिसकी मौत हुई। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बेहद दर्दनाक ये हादसा। सीसीटीवी फुटेज और इस हादसे में जो ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है, बेहद हैरान कर देने वाला ये मामला, जिसमें एक मासूम बच्चे की जान चली गई सड़क हादसे में। आप देख सकते हैं तस्वीरें। और बढ़ते आगे बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता दें। गुंडों बदमाशों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 50 से ज्यादा गुंडे थाने तलब किए गए। शहर के बदमाशों पर कार्रवाई की गई। गुंडों को सिविल लाइन थाने तलब किया गया। दरअसल गुंडे बदमाशों का जुलूस निकाला गया। सरकार बदलते ही पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पुलिस ने इस पूरे मामले में गुंडे और बदमाशों को तलब किया है। और बढ़ते आगे बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। समय पर स्कूल न आने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई। जाति प्रमाण पत्र के लिए चले अभियान, मिड डे मील की गुणवत्ता से समझौता और स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक। कलेक्टर अवनीश शरण ने निर्देश दिए हैं। चलिए बढ़ते आगे आपको बता दें, जगदलपुर में कांगेर वैली नेशनल पार्क में ग्रामीण के खातों से पैसा निकाले जाने का मामला सामने आया, जिस पर बड़ी कार्रवाई की गई।
नेशनल पार्क के संचालक ने रेंजर और डिप्टी रेंजर को निलंबित कर दिया। कुछ महीने पहले कोलेंग इलाके में लेनतेना कार्य का नाम पर यहां जिम्मेदार अधिकारियों को 50 ग्रामीणों के खाते में रुपए डलवाए गए थे और इसके बाद ग्रामीणों ने खातों से पैसे निकाल लिए, ग्रामीणों के खाते से पैसे निकाल लिए गए। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत डीएफओ को दी और जांच में आरोप सिद्ध होने पर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के संचालक ने दोषियों पर निलंबन की कार्रवाई की। और बढ़ते हैं आगे। रायपुर में निगम की तीसरे दिन भी कार्रवाई जारी है। नगर निगम लगातार अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई कर रहा है। निगम का अमला आज भी राजधानी के लोधीपारा पहुंचा और जहां पर 78 चखना सेंटर्स पर कार्रवाई की गई और इन अवैध रूप से बनी दुकानों को हटाया गया, अतिक्रमण को तोड़ा गया। देखिए तस्वीरें, देखिए रायपुर से सामने आई तस्वीरें। ये तीसरा दिन है जब इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी है। 78 चखना सेंटर्स पर एक्शन लिया गया। और बढ़ते आगे, इस बीच अवैध कब्जों पर जो कार्रवाई की गई है, केदार कश्यप ने क्या कुछ इस पूरे मामले पर कहा, यह भी बताएंगे आपको। कांग्रेस शासनकाल में अवैध कब्जाधारियों को संरक्षण मिल रहा था। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि असामाजिक तत्व सक्रिय हो रहे थे। अब ऐसे में सुशासन लौट आया है। पहले की सरकार इन सब विषयों को लेकर के संरक्षण देती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन सब विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो तय है कि अवैध जो तत्व हैं उनका चाहे हमारे सरकारी संस्थानों के संदर्भ में हो, शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में हो, वहाँ पर अवैध कब्जा ना हो और किसी भी तरीके से वहाँ पर शिक्षा बाधित ना हो या वहाँ की जो व्यवस्था है वो बाधित ना हो, इस बात की चिंता की गई और अवैध पर हमेशा बुलडोजर चलेगा। और इधर जांजगीर चांपा में भी अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। नगर पालिका की टीम अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंची और अतिक्रमणकारियों को कल सुबह 11 बजे तक का समय दिया गया है। जांजगीर के केरा रोड पर अवैध चखना दुकान वालों को खुद से हट जाने के निर्देश दिए गए हैं और अगर इन्होंने खुद अपनी दुकानों को नहीं हटाया तो फिर बुलडोजर चलेगा। नगर पालिका की टीम ने इन दुकानों को हटाने के लिए निर्देश दिए हैं। और छत्तीसगढ़ में मिचोंग तूफान का असर तीसरे दिन भी जारी रहा, जहां कई जिलों में बारिश हुई। मिचोंग तूफान की वजह से हो रही बारिश के चलते सबसे ज्यादा मार किसानों को पड़ रही है। 4 तस्वीरें रायगढ़, बलरामपुर, जांजगीर चांपा और कोंडागांव से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर खेत में खड़ी धान की फसल खराब हो रही है। तो कई जगह पर धान की कटाई हो चुकी है और कटी हुई फसल और यहां धान खराब हो रहा है। किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। किसानों को आर्थिक नुकसान का भी डर सता रहा है। किसानों को अब नई सरकार से उम्मीद है। किसानों ने कहा कि आफत की बारिश से पूरी तरह से नुकसान हुआ। वहीं धान खरीदी केंद्रों पर भी बारिश का असर पड़ रहा है, जहां धान खरीदी प्रभावित हुई है। और कोंडागांव में मिचोंग तूफान के चलते मौसम में बदलाव से धान खरीदी भी प्रभावित हो रही है। किसानों ने धान की कटाई कर खेत में छोड़ दिया है, जिसकी वजह से बारिश से लगभग उनकी फसल भीग चुकी है। प्रदेश में 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन बारिश के कारण धान खरीदी पर असर पड़ रहा है। उधर खरीदे गए धान को रखने के लिए केंद्र प्रभारियों की परेशानी बढ़ गई है। लगातार 2 दिन हुआ, इससे किसानों को बहुत सारी नुकसान है, क्योंकि अभी जो खेतों में कम से कम तो 7% लगभग मतलब फसल बची हुई है और जो खरी में रखा हुआ है अपने कोठार में लाके, वो भी मिजाई करने में सक्षम नहीं है। डेली का एवरेज लगभग 50 से 52 हज़ार कुंटल का डेली टोकन जारी हो रहा है।
तो इसमें आज के कल के डेट तक 3,18,643 कुंटल की खरीदी 65 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से कर ली गई। चोंग तूफान का असर कोंडागांव जिले में दिख रहा है। हालात ये हैं कि इलाके में लगातार बारिश हो रही है और धान खरीदी की बात की जाए तो धान खरीदी केंद्र में सन्नाटा पसरा हुआ। आप मेरे साइड में देख सकते हैं, जो किसानों ने धान बेचा है उसे झिल्ली से ढांप कर रखा हुआ है, पर उसके बावजूद यहाँ पर पानी भरा हुआ है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बारिश कितनी हुई है और अभी भी बारिश रुकने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि किसानों को ये मिचोंग तूफान से कितना नुकसान होता है, कितने धान भीगते हैं, क्योंकि नीचे में जो बोरियां रखी हुई हैं वो कहीं ना कहीं पानी में भीग रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव। और गरियाबंद में किसानों को नहर से पानी नहीं मिला तो किसानों ने नहर में दलहन तिलहन की खेती शुरू कर दी। मामला देवभोग का है, जहां सिंचाई विभाग ने 8 साल पहले 54 करोड़ की लागत से उर्माल जल प्लावन योजना के तहत नहर बनाई, जो फेलियर साबित हुई। और इतना ही नहीं, अधिग्रहित जमीन का मुआवजा कई किसानों को अभी तक नहीं मिला है, लिहाजा किसानों ने नहर में ही खेती शुरू कर दी। मामले में अधिकारी कैमरे के सामने आने से बच रहे हैं, कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। छोटे छोटे था उसके बाद चालू है। हाँ। उससे और बंद कर दिया गया। 6 साल चल रहा है रिपेयरिंग होना से। तो ये बना है तब से मुआवजा नहीं मिला? नहीं मिला है ना, आगे भी नहीं मिला। पानी नहीं है ना, केनाल में पानी नहीं छुप रहा है। नुआ वाला किनार है, जुना वाला किनार है, ये पानी कुछ नहीं आ रहा है ना। नहर तो पहुंचा है लेकिन वो पानी नहीं आ रहा है अभी तक, और पैसा भी पुराना पैसा नहीं मिला है। जो पुराना नहर का, नया नहर का पैसा मिल चुका है सभी को। और छत्तीसगढ़ में सीएम के चेहरे को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जहां बीजेपी कल पर्यवेक्षकों की घोषणा करेगी। केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद विधायक दल की बैठक होगी और इस बैठक में सीएम का नाम तय किया जाएगा। माना यह जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी मिलने के बाद सीएम के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। बीजेपी तीनों राज्यों में कल पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर देगी और इसके बाद पर्यवेक्षक विधायकों के साथ बैठक करेंगे और विचार चर्चा किए जाने के बाद तय होगा कौन होगा मुख्यमंत्री। और साथ ही साथ वो चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें कि संगठन विश्वास जता सकता है किसी एक चेहरे पर। रेणुका सिंह हो, विष्णुदेव साय हो, ओमती साय हो, रमन सिंह, अरुण साव या कोई और। और अभी एक बड़ी खबर आई है, जहां दिल्ली में सीएम के चेहरे को लेकर हलचल तेज हो गई है। अमित शाह के आवास पर पहुंचे जगत प्रकाश नड्डा 3 राज्यों के सीएम के चेहरे पर चर्चा करने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें कि हिंदी पट्टी के तीनों ही राज्य, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है। सरकार बनाने के लिए एक अदद चेहरे की आवश्यकता होगी मुख्यमंत्री के तौर पर। अब ये चेहरा कौन होगा, इसे लेकर लगातार विचार मंथन चल रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, रणनीतिकार और चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के घर पहुंचे हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा। चर्चा लगातार जारी है, 3 से 4 दिन हो चुके हैं। मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर हलचल तेज हो चुकी है। दिल्ली में भी गहमा गहमी है, दिल्ली से तय होगा कौन होगा मुख्यमंत्री। इन तीनों ही प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी को मिले बहुमत के बाद इस वक्त चर्चा दिल्ली में लगातार जारी है। दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेता, जिसमें कि अमित शाह और जेपी नड्डा इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। जेपी नड्डा मिलने के लिए पहुंचे अमित शाह के आवास पर, और आवास पर क्या कुछ बातचीत, क्या मुलाकात में तय होगा, इस पर भी रहेगी हमारी नजर। तो अमित शाह के आवास पर पहुंचे जगत प्रकाश नड्डा, जो कि जानकारी ये मिल रही है कि तीनों ही राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कौन होगा मुख्यमंत्री, इसके बारे में चर्चा चल रही है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में इस वक्त रमन सिंह,
अरुण साव, गोमती साय, रेणुका सिंह, विष्णुदेव साय, ये वो नाम हैं जिनके बारे में विचार मंथन किया जा रहा है। क्या इनमें से कोई एक मुख्यमंत्री होगा? साथ ही यहां भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास है, जिस तरह से चौंकाने वाले फैसले पार्टी के द्वारा किए जाते हैं, अगर उस पर भी गौर करें तो ये भी हो सकता है कि इनमें से शायद कोई न भी हो, कोई अलग ही चेहरा प्रदेश में उतारा जा सकता है। हालांकि जो अब तक प्रबल संभावनाएं हैं वो इन चेहरों पर है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान अब तक चेहरा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन इस बार प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय सरीखे नेता भी रेस में माने जा रहे हैं। केंद्रीय राजनीति से राज्य में लाकर नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और कैलाश विजयवर्गीय को चुनाव लड़वाया है भारतीय जनता पार्टी ने, और इस अलग तरह की रणनीति, स्ट्रैटेजी का फायदा भी मिला। अभूतपूर्व बहुमत भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में हासिल किया। तो वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी बहुमत प्राप्त करने वाली भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच बातचीत हो रही है, अमित शाह के आवास पर। तो वहीं बात करेंगे छत्तीसगढ़ कांग्रेस की, तो कांग्रेस के हार पर मंथन के लिए भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर गए हुए हैं। भूपेश बघेल समेत छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव, डॉक्टर चरणदास महंत, दीपक बैज, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक में शामिल होंगे। और इस मौके पर बघेल ने कहा कि जनता ने जो जनादेश दिया है वो स्वीकार्य है, समीक्षा होगी तब पता चलेगा। वहीं कांग्रेस सरकार की योजनाओं पर ब्रेक लगने के सवाल पर उन्होंने कहा, सरकार बनने के बाद पता चलेगा क्या क्या होता है। भूपेश बघेल ने प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई पर कहा कि अदृश्य शक्तियां हैं जो काम कर रही हैं। निर्देश किसने दिया किसी को नहीं पता। गरीबों का रोजगार उजाड़ा जा रहा है। ईवीएम में गड़बड़ी के सवाल पर भूपेश बघेल ने कहा कि ईवीएम के बारे में बोलो तो बीजेपी को मिर्ची लगती है, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण है। क्यों मिर्ची लगती है? बन जाए और बनने के बाद निर्णय ले कि राशन जो 35 किलो मिल रहा है उसमें कटौती करने वाले क्या, कि बिजली बिल हाफ योजना को, या स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल को, या फिर तुम्हारे गौठान योजना को, किसको किसको बंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो पहले से ही कोई बयान दे रहा है उस पर कोई प्रतिक्रिया देना मैं उचित नहीं समझता। जैसे ईवीएम के बारे में कुछ बोलो, भारतीय जनता पार्टी को बहुत जोर से मिर्ची लगती है। तो इतना जोर से क्यों लगना चाहिए? लगता है मतलब कुछ न कुछ तो कारण होगा। तो अब वो तो आगे बात होगी तो आप। और छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनते ही कई अधिकारियों की शामत आ सकती है। दरअसल कई अधिकारियों पर कांग्रेस के पक्ष में काम करने का आरोप है। बीजेपी ने कुछ अधिकारियों की लिस्ट निर्वाचन आयोग को भी सौंपी है और उन पर कांग्रेस के पक्ष में काम करने का आरोप था। लिहाजा नई सरकार बनने पर इन अधिकारियों पर कार्रवाई की जा सकती है। कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकारें आती जाती रहती हैं, अधिकारी अपनी मर्यादा के इतर जाकर काम न करें। रहती है प्रजातंत्र में, अपनी मर्यादाओं के इतर जाके काम न करें। ठीक है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यदि सरकार की तरफ से निर्देश नहीं दिए गए हैं, आप स्वयं अति स्वामी भक्ति में इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं और गरीबों के ऊपर में आप कहर बन के आ रहे हैं, तो गलत है। ठेलों पे, उनके खोमचों पे, उनके रेहड़ियों पे आप बुलडोजर चला के क्या संदेश देना चाहते हैं? यदि किसी ने गलत किया है तो इस देश में बाबा साहब के द्वारा बनाया गया संविधान है, उस संविधान के तहत, कानून के तहत कार्रवाई करिए, नोटिस दीजिए। लेकिन जबरिया आप बुलडोजर ले जाके गरीब मासूम लोगों के रोजी रोटी के साधन को यदि आप नष्ट करेंगे तो कांग्रेस विपक्ष में गई है। कांग्रेस ने
हमेशा से जनता की लड़ाई लड़ी है, हम आगे भी लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर राजनीतिक पंडितों की भविष्यवाणी धरी की धरी रह गई। मतदाताओं ने बीजेपी को जीत का आशीर्वाद दिया, जबकि निर्दलीय और कुछ राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को वोट ही नहीं किया। उन्हें नोटा से भी कम वोट मिला है। चुनाव खत्म हो गए। जिसकी किस्मत खुलनी थी खुल चुकी है। कोई 1000 वोट से जीता है तो कोई लाख वोट से जीता है। लेकिन एक हकीकत बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर चौंक जाएंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में कुल 1181 प्रत्याशी मैदान में थे, जिनमें से 788 प्रत्याशियों को नोटा से भी कम वोट मिले। सुनकर चौंक गए ना। छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर राजनीतिक पंडितों की भविष्यवाणी धरी की धरी रह गई। मतदाताओं ने बीजेपी को जीत का आशीर्वाद दिया, जबकि निर्दलीय और कुछ राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को वोट ही नहीं किया। उन्हें नोटा से भी कम वोट मिला। दंतेवाड़ा में सबसे ज्यादा 8620 वोट नोटा को पड़े। 2018 में नोटा को 2,82,738 वोट मिले थे। इस बार नोटा के खाते में 1,96,000 में गए। वो महिला जो फार्म हाउस में काम करने के लिए घर से निकली थी, लेकिन रास्ते में ही उसका किसी ने कत्ल कर दिया। और हैरानी देखिए, इस केस में कातिल ने ही कत्ल का सुराग दिया। वो फार्म हाउस गई, मिली उसकी लाश। डंडे से वार, महिला का मर्डर। किसने दी थी कत्ल की धमकी? सलाखों में रिश्तों का कातिल। कातिल ने दिया कत्ल का सुराग। ये तारीख थी 30 नवंबर, जब राजनांदगांव के तुमड़ी लेवा गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने गांव वालों के होश उड़ा दिए। एक महिला की लाश मिली थी, जिसका बेरहमी से कत्ल हुआ। डंडे से वार करके उसे मौत के घाट उतारा गया था। पुलिस इस मर्डर मिस्ट्री की तहकीकात कर रही थी, लेकिन हत्यारा कौन है, इसका सुराग खुद कातिल ने दिया। इस खुलासे से पहले ये बताते हैं आखिर वारदात वाले दिन हुआ क्या था। दरअसल सोमानी थाना इलाके के तुमड़ी लेवा गांव की रहने वाली उमा रोज की तरह फार्म हाउस में काम करने जा रही थी, लेकिन वो फार्म हाउस नहीं पहुंची। रास्ते में उसे ये शख्स मिला, जिसने उमा का रास्ता रोका। इस शख्स पर बदला लेने का भूत सवार था, जिसने उमा से झगड़ा किया। उसके बाद तैश में आकर डंडे से वार करके उसकी जान ही ले ली। 30/11 प्रातः की यह घटना थी, जिसके पश्चात से लगातार आरोपी की पतासाजी की जा रही थी। आरोपी पिंटू ने तुमड़ी लेवा और शिकारी टोला के बीच नाले के पास इस वारदात को अंजाम दिया था। कातिल पिंटू ही था, इसका सुराग खुद हत्यारे ने ही दिया। दरअसल पिंटू ने यह कहा था वो उमा को जिंदा नहीं छोड़ेगा, उसका कत्ल कर देगा। कत्ल की उसने पहले ही धमकी दी थी। इस धमकी से शक की सुई पिंटू पर गई और पुलिस का शक सही निकला। भाभी का मर्डर, देवर का इंतकाम। अब सुनिए एक और चौंकाने वाला खुलासा। मृतक उमा पिंटू की भाभी लगती थी। लोगों ने बताया कि पिंटू का विवाद उसकी भाभी से अक्सर होता था, जो आए दिन भाभी को देख लेने की बात करता, और इसने इस धमकी को सच कर दिखाया। सोमनी के ग्राम तुमड़ी लेवा और शिकारी टोला के बीच में पिंटू यादव ने एक महिला को एक पारिवारिक वाद होने से उसका हत्या कर दी है, जो कि उसके रिश्ते में उसकी भाभी लगती है। पारिवारिक, जैसे कि बताया, पारिवारिक विवाद इसमें होना पाया गया है और पूर्व भी इसने लोगों के सामने कहा था कि आपको जान से मार दूंगा। और ये घटना 30/11 को प्रातः को घटना हुई और इसके पश्चात इसकी पतासाजी की जा रही। पुलिस मर्डर के पीछे पारिवारिक विवाद की बात कह रही है। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसने एक देवर को शैतान बना दिया? राजनांदगांव में राकेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।